चलिए दोस्तों, वेलकम बैक टू पेपर round 2 of the discussion of 2018 prelims paper. Again, before this video, we should be very clear on what fronts we are talking about. We are talking about 2018 prelims paper. We are talking with the hindsight bias, जिसमें cutoff was very less, even less than 100 marks. We are also talking of UPSC prelims paper. We are not talking about the rules to solve mock papers. So the 2 cents of my understanding is it may or may not help you in mock examinations. However, this will definitely help you in UPSC examination, given the fact that the rules definitely work on UPSC papers. और दो चीज़ें हैं कि अगर मॉक्स यूपीएससी के जैसा पेपर स्टार्ट कर देते देना, देन द कट ऑफ शुड हैव इंक्रीज्ड. 2016 में मॉक पेपर जैसा आया था यूपीएससी पेपर, द कट ऑफ वेंट रियली हाई. अब नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, हेंस द कट ऑफ्स हैव डिक्रीज्ड. ऑल्सो अगर मॉक्स में सारे पेपर यूपीएससी के पेपर के जैसे आने लग जाएं, देन यू विल नॉट नीड टू सॉल्व 35 मॉक्स. 3-4 मॉक में ही आपको दिखने लगेगा कि यू हैव द पोटेंशियल टू रीच वट एवर मार्क्स बी योर पोटेंशियल. देन द रेलिवेंस विल डिक्रीज. हेंस एवरीथिंग एग्जिस्ट इन दिस इकोसिस्टम ड्यू टू सम इम्पॉर्टेंट रीजन. इसलिए सब कुछ को समझकर आपको इन्हें अप्लाई करना है. ऑल्सो बिफोर द एग्जामिनेशन द गोल्डन रूल इज टू हैव अ साउंड स्लिप, अदरवाइज नन ऑफ द रूल्स विल स्ट्राइक यू इन द एग्जामिनेशन. एंड सी द पेपर वेरी पॉजिटिवली एंड विद अ फ्रेश माइंड एंड ओपन माइंड. जैसा सवाल आया, जैसा ऑप्शन देखा, उस हिसाब से किया, विथ नो बायस, नो प्रिजम्पटिव थिंकिंग कि इस बार हिस्ट्री टफ होगा या कोई पर्टिकुलर सेक्शन मुश्किल होगा. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इन दिस वीडियो विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 49 टू 82. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 49. एंड इस बार हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सेट द प्री कॉन्टेक्स्ट. सो स्वराज्य सभा देखिए 1920 में बोला जा रहा है, नाम बदल के स्वराज्य सभा रखा गया. स्वराज्य का नाम से ही आता है होम रूल. स्वराज्य मीन्स होम रूल. ऑप्शन साफ साफ दिख भी रहा था, ऑल इंडिया होम रूल. कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए कि इतना आसान सवाल क्यों है. इसका दूसरा ये भी था कि 1920 में नाम बदला गया. इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन 1920 के पहले की थी और जो प्रोमिनेंस में थी. वी ऑल नो कि होम रूल लीग जो बना था उस समय 1920 वाले डिकेड में 1910 से 1920 के बीच बनाया गया था और काफ़ी प्रोमिनेंस में था. तो ये आसान सा सवाल था. क्वेश्चन नंबर 50 जो है उसमें कोई रूल काम नहीं करेगा, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें आप एग्जाम में कर सकते थे जो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको कुछ चीज़ें जैसे आती होंगी. फॉर इंस्टेंस, आई न्यू स्वामी दयानंद established आर्य समाज in 1875. I had studied in DAV school, therefore this much I always knew. दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे लिखा था 1857 के जस्ट बाद. कब लिखा था ये मुझे नहीं पता था, अगर मैं ये एग्जाम में देखता ये सवाल. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा, मुझे नहीं पता था. और सत्येंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये थोड़ा सा लेट से हुआ था, ये मुझे लगता था 1860 के बाद ही हुआ होगा ये इंसिडेंट. तो मैं ये तो जानता ही था कि नील दर्पण आर्य समाज से पहले बना था और सत्येंद्र नाथ टैगोर जी के फर्स्ट इंडियन टू जब वो सिविल सर्वेंट बने थे उससे टू सक्सीड इन सिविल सर्विसेज से भी पहले लिखा गया था नील दर्पण. नाउ क्या वो आनंद मठ से पहले लिखा गया था, ये मुझे वहाँ एलिमिनेट करना था. ये मुझे 50-50 पे खेलना होगा. इस तरह से दो ऑप्शंस तक मैं पहुंच सकता था. इसमें और कोई रूल वर्क नहीं करता, इसलिए ये टफ क्वेश्चंस होता है जब भी ईयर इस तरह से पूछा जाता है. हेवी सैंड माइनिंग के कंसिक्वेंसेस बताने के लिए बोला गया है अगर रिवर बेड में हो. नाउ इट इज़ अ नेगेटिव कोनोशन. हेवी सैंड माइनिंग हो रहा है मतलब गलत तरीके से सैंड माइनिंग बहुत ज़्यादा हेवीली हो रहा है. तो आप देखते हैं ऑप्शन 2 एंड 3 क्या है, पॉल्यूशन बढ़ना, लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल, दीज आर नेगेटिव ऑप्शंस. बट ऑप्शन 1 क्या है, डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, एंड दिस इज अ पॉजिटिव ऑप्शन. सो एक गलत काम मान लीजिए हो रहा है इन इन्वायरमेंट से, हेवी सैंड माइनिंग, तो उससे कभी भी आउटपुट पॉजिटिव कैसे होगा. बाकी दोनों आउटपुट नेगेटिव थे. एंड डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर वॉज, और
रिवर्स आउटपुट, इट शुड हैव बीन इंक्रीज सैलिनिटी। तो कई बार यूपीएससी ने ऐसा किया है अपने ऑप्शंस में, इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर देना। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रिक्स विच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे चेंज करने का भी ना पॉसिबिलिटी है। आप खुद सोचिए, लोअरिंग को इंक्रीजिंग ऑफ द वाटर टेबल भी कर सकता था, लेकिन पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज अ डायरेक्ट फैक्ट, मतलब सिंपल फैक्ट है जो हम जानते हैं सही है। तो डिक्रीजिंग, लोअरिंग, इंक्रीजिंग, इस तरह के वर्ड्स को भी ध्यान देना चाहिए। तो इसका भी आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता है। इट वाज आल्सो इजी क्वेश्चन इन माय ओपिनियन, पहला ऑप्शन इसमें इलिमिनेट हो सकता था। नाउ अगेन एग्रीकल्चरल सॉइल्स क्या क्या सही है। नाउ ऑर्गेनिक मैटर ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाएगा, कभी भी ड्रास्टिकली या ऑटोमेटिकली, स्टेडली, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स विल नॉट बी करेक्ट। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कोई चीज कैसे हो सकती है अचानक से, सो दिस इज रॉन्ग पहला। soil does not play any role in sulfur cycle, again any word is there, any role, कुछ भी काम नहीं करता है सल्फर साइकिल में soil, ये तो बहुत ही बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो यू डायरेक्टली गेट कि इरिगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनेशन ऑफ सम एग्रीकल्चरल लैंड। इसमें भी लिखता अगर ऑल एग्रीकल्चरल लैंड तो ये भी गलत हो जाता। सम वर्ड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वन ऑफ द रूल्स इज करेक्ट, एनी, ड्रास्टिकली, दीज आर रॉन्ग वर्ड्स। इसको बिल्कुल रूल से सॉल्व करना था, रूल से सॉल्व किया जा सकता था, इस पे एप्लीकेबल है। दीज आर दोज क्वेश्चंस जहाँ रूल पूरी तरह से एप्लीकेबल होते हैं, इसका आंसर आसानी से ला सकते थे। कई लोगों ने पेज वाले क्वेश्चन में द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी को टफ माना, जबकि ये बिल्कुल टफ नहीं है। देखिए इसमें क्या लिखा है, यूएन मैकेनिज्म है, तो जो आंसर होगा उसमें यूएन आना चाहिए, ये पहले समझिए। यूएन का एक मैकेनिज्म है तो आंसर में यूएन आना चाहिए। वर्ड्स को हमेशा देखिए, मैंने यहाँ इन सर्कल इसलिए किया है उसे कि जो आपका यूएन है दिस शुड ऑलवेज अपीयर। तो यहाँ पे दो ऑप्शन थे, एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था बी, और तीसरा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क यूएनएफसीसी। नाउ अब अगर हम इसमें देखते हैं ये क्या चीज के लिए बोल रहा है, ग्रीन इकोनॉमी के लिए। अगेन लुक एट इट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमी। नाउ यूएनएफसीसी एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जैसे ही बात होता है उसमें क्या आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आप इकोनॉमी की तरफ बढ़िए। कैसा इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़िए। कैसा सिस्टम्स लाइए, इंक्लूसिव लाइए डेवलपमेंट। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट को डील कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है और यहाँ भी इकोनॉमी की बात हो रही है। तो ये आंसर सही होता। अगर ये क्लाइमेट चेंज से कुछ सवाल आया होता तो इसका आंसर यूएनएफसीसी होता। तो इस क्वेश्चन को भी बनाया जा सकता था, अगर आपने पेज नहीं भी पढ़ा है उसी समय जाके वहां देखा, फिर भी ये आंसर सॉल्वेबल था क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3D प्रिंटिंग, इसमें ऑप्शंस दिए थे, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्फेक्ट्री आइटम्स, मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। 3D प्रिंटिंग कहाँ कहाँ, यू डोंट नो अबाउट 3D प्रिंटिंग इफ, देन यू शुड नॉट अप्लाई योर ब्रेन, दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन। इफ यू आर नॉट श्योर कि किसी एक ऑप्शन में उसका एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा तो सारे ऑप्शंस को सही करिए, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस था। जब तक कोई ड्रास्टिक आपको ऐसा ना लगता हो कि आपको एकदम श्योर शॉर्ट पता है कि ये गलत ही है। क्वेश्चन नंबर 55, बैरन आइलैंड इज एन एक्टिव वोल्केनो, ये एक न्यूज में भी था, आपको पता भी एक्टिव वोल्केनो इंडिया में है। इट लाइज 140 किलोमीटर ईस्ट। अगेन डायरेक्शंस आर जनरली रॉन्ग, एंड इसमें ये दिया हुआ है ईस्ट में है, वेस्ट में है, कितना किलोमीटर्स है, तो किलोमीटर से स्टैटिस्टिक्स है, दिस विल बी जनरली रॉन्ग। तो ये आपका यहाँ पे बैरन आइलैंड 140 किलोमीटर, बेसिकली ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड इरप्टेड वाज इन 1991 और ये रिमेंड इनएक्टिव रहा है। अगेन 1991 में हुआ तो था लेकिन इनएक्टिव रहा है, उसके बाद से ये न्यूज़ में था और ये उसके बाद से इरप्ट हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत था। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वाज द राइट आंसर। ये भी बेसिक नॉलेज जो आप पढ़ रहे थे उस समय प्लस सम ऑफ द ऑप्शंस, जैसे 140 किलोमीटर बेसिक नॉलेज से नहीं आता है, बेसिक नॉलेज से आता है कि ये तब से एक बार फिर से हुआ है, इरप्शन हुआ है, एक एक्टिव वोल्केनो है। अब आप खुद पढ़िए इसमें एक चीज 55 में, अगर आपको सोचना है थोड़ा और डीपर सेंस में, यहाँ लिखा है एक्टिव वोल्केनो है, ये पूछा भी जा रहा है आपसे इस बार। क्यों पूछा जा रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी रही होगी, तो उसके बाद ऐसा दे देना कि ये इनएक्टिव रहा है, ये दोनों वर्ड अपने में कन्फ्लिक्टिंग है। अगर एक्टिव वोल्केनो है, न्यूज में आया है, यूपीएससी ने इससे पूछा है, तो 1991 के बेसिस पे तो नहीं पूछा होगा, कुछ हाल फिलहाल में हुआ होगा इसलिए पूछा होगा। तो ये भी आप दिमाग लगा के इसको सही कर सकते थे। नाउ प्रोस्पिस जूलीफुरा, नाउ अगेन मैं बोलूंगा मेंशन्ड इन द न्यूज है, ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है 2019 में, थोड़ा सा घुमा के, जिसका आंसर हमने देखा है क्या है। इस बार के आंसर में पेस्टिसाइड्स आंसर निकला है। इस बार एक सवाल आया था, आपसे हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, और उसमें भी एक ऑप्शन कॉस्मेटिक्स था। तो यू सी कि हमेशा यूपीएससी सिमिलर टाइप ऑफ ऑप्शंस देके अपने क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है।
नाउ सी, उस समय न्यूज में एक इन्वेसिव स्पीसीज का टर्म चल रहा था पहला। दूसरा, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है क्योंकि नन ऑफ द एबव कभी भी आंसर नहीं होता है इस तरह के क्वेश्चंस का, मैंने पहले ही बताया आपको, जिसमें ABCD रहता है, तो ये पहले ही हट गया। अब आपको 3 चीजों में ये करना है। अगर ये न्यूज में कोई भी इसमें से आप पढ़िए कि कॉस्मेटिक्स न्यूज में था, पेस्टिसाइड न्यूज में था, या बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है जो कि न्यूज में था, तो आपको पाइएगा कि इन्वेसिव स्पीसीज वाला टर्म न्यूज में था। नंबर 2, प्रोसोपिस एक ऐसा वर्ड है जो प्रॉस्पेरस से रिलेटेड है। प्रॉस्पेरस एक मतलब क्या है कि ये जो जूलीफोरा है, ये क्या करता है, जहां भी जाता है, इसका जो ये नेम है, वो जहां भी जाता है वो खुद को प्रॉस्पर करता है, मतलब खुद ग्रो करता है, और दूसरी बायोडाइवर्सिटी को जहां जाता है वहां रिड्यूस करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सही तरीका है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको बाई चांस टिक लगाना है, जैसे मुझे पता था इन्वेसिव स्पीसीज न्यूज में, तो मैं बी ही लगाता। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए ग्रो वर्ड किससे सिनोनिम है, तो प्रॉस्पेरस से सिनोनिम है, प्रॉस्पिस उसका नाम है। कभी कभी इस तरह से इटिमोलॉजी करने से आंसर सही होता है, और मेंशन्ड इन द न्यूज भी है। अगर कोई ऐसा पेस्टिसाइड होता तो आपने इतना करंट अफेयर पढ़ा है, ऐसे थोड़ी छूट जाता। So these things you should also try to understand and learn. ऐसा मत सोचिए कि यूपीएससी ने एक ऐसा क्वेश्चन उठाया होगा जो बिल्कुल आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि कभी न्यूज में आया हो। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो न्यूज में होते हैं, कभी कभार हम ध्यान नहीं देते हैं, कभी कभार हम अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं जताते हैं पेपर में। 57 इज ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन, एंड इसका ब्यूटी देखिए क्या है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल लीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर। मान लीजिए ये हमें नहीं पता, इसे हम छोड़ देते हैं कि मोस्ट है कि नहीं है, लेकिन सेकंड ऑप्शन देखिए, मोर देन 1/3 ऑफ द कोरल रीफ आर इन ऑस्ट्रेलिया। हमें पता है कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। मोर देन 1/3 लिखा है, अगर यहाँ लिखता मोर देन 90% ऑफ कोरल रीफ, हम गलत मानते। 1/3 एक छोटा नंबर है, मोर देन उससे हो सकता है, इसलिए ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, मोर देन 1/3 वाला। अगला आते हैं, कोरल रीफ्स होस्ट मोर एनिमल फाइला देन बाय द ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट। तो हम जानते हैं सबसे अच्छा इकोसिस्टम किसका होता है, कोरल रीफ का ही होता है। सबसे ज्यादा एनिमल फाइंडा कहाँ होते हैं, कोरल रीफ में, यही तो उसकी खासियत है। तो अगर 2 और 3 सही है, अब आप ऑप्शंस में आए तो 2 और 3 सिर्फ एक ऑप्शन में जो कि डी, तो इससे ऑटोमेटिकली 1 2 3 सही हो जाता है। मेरा ये कहना है इसमें आपको 1 के लिए ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा कि 1 सही है गलत है, नो, वी कैन डायरेक्टली कम टू 1 2 3 हेयर एंड वी विल गेट आवर राइट आंसर। सो इस तरह से आपको सोचना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है, इवन इन डाउटफुल, तो आपको कोई मतलब ही नहीं था इसमें। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एसएनटी के इसके सवाल में, इन्वायरमेंट में कई बार अगर सही फैक्ट होते हैं तो सही होते हैं आंसर। ये आंसर था डी। अगला हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज गिवन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोमेंटम फॉर चेंज दिया है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ दिया है। अब देखिए आप इसमें दो कीवर्ड्स हैं, चेंज और क्लाइमेट। दो ही यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें चेंज और क्लाइमेट दोनों है। एक है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड दूसरा UNFCC। इसका भी फुल फॉर्म आप देखिएगा तो यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज पर जो हुआ था कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें भी आता है हिडन वर्ड ना। यहाँ भी वर्ड क्या है, क्लाइमेट चेंज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस वर्ड पे ध्यान दे रहे हैं ना। इन दोनों में से ही कोई होगा। हमने हमेशा बताया कि जो वर्ड्स रिपीट होते हैं या कॉमन होते हैं ना। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रल नाउ, तो न्यूट्रलिटी की बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है, और बेसिकली क्लाइमेट की न्यूट्रलिटी की बात हो रही है। तो जो 2015 में COP हुआ, उसमें क्या बात हुई थी कि धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है, न्यूट्रलाइज करना है इम्पैक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को धीरे धीरे। तो इसका आंसर UNFCC हो जाता। अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई सवाल है तो आपको बहुत बार प्रोबेबिलिटी होगा कि UNFCC उसका आंसर निकले। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ मैच द फॉलोइंग, और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 2 ओनली एंड 3 ओनली ऑप्शन में है। नाउ मैंने पहले ही बोला है, जब इस तरह के क्वेश्चंस हो जिसमें 3 ऑप्शन हो तो 2 ऑप्शन को इंटरचेंज किया जा सकता है, ये रूल कहता है। और ऑड ऑप्शंस अगर ज़्यादा हो, मतलब यहाँ 3 ओनली और 2 ओनली 50% है, तो इसके होने के चांसेज अधिक हैं। मुझे बस ये पता था कि कलकत्ता मदरसा को वैरन हेस्टिंग्स ने बनाया क्योंकि कलकत्ता से रिलेटेड है वैरन हेस्टिंग्स, तो ये तो सही होना ही था। अगर मैं इसको सही मानता हूँ और मानता हूँ कि इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा तो आंसर 2 होगा, आंसर आ गया। दिस इज एज सिंपल फॉर मी और एज सिंपल फॉर पीपल हु विल अप्लाई द रूल एंड हैव द नॉलेज। दोनों काम किया, हमें ये पता था, हमें पता था कि अब आंसर इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो 2 ओनली इज द ओनली ऑप्शन। अगर यहाँ पे 1 2 3 भी होता एक ऑप्शन तब हम फंस जाते, देन आई वुड नॉट बी श्योर कि हाँ यही होगा। लेकिन यूपीएससी आपको इस तरह के ऑप्शन ही देता है कि आप इजिली भी निकाल लें इसको। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। कैटालोनिया स्पेन में है, ये हमें पता है, ये न्यूज़ में भी है। स्पेन में दिक्कत भी हो रहा था राजधानी का चेंज का, ये सब न्यूज़ में था स्पेन कैटालोनिया में। और इसमें 4 हैं,
मैंने आपको बताया कि हमेशा रूल क्या है कि दो को बदला जाएगा, या तो ये गलत होगा, ये गलत होगा, इन तीनों में से किसी को चेंज कर दिया होगा, मतलब दो सही होगा। तीन है तो एक सही होगा या तीनों सही होगा। चार हैं तो चारों सही होना तो बहुत मुश्किल है, तो दो सही होगा। अब दो सही होगा और जिसमें स्पेन तो होना ही होना है। तो देखिए स्पेन किसमें किसमें है, जिसमें दो सही है, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें स्पेन है, सी ऑप्शन। 1 और 3 में स्पेन है, और दो ही ऑप्शन वाला है, सीधे आंसर आ जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें। क्रीमिया हो पता होता आपको कि हाँ यूक्रेन के तरफ है तो भी ठीक है, नहीं भी पता तो यू कैन गेट द आंसर, दिस इज द ब्यूटी। ये काफ़ी अच्छा निकलता है इससे। नाउ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक डेफिनेशन दे रहा है। हमेशा डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, दे कैन चेंज द डेफिनेशन, ऑलवेज रिमेंबर। बैंक्स हैव टू मेंटेन द फॉर्म ऑफ देयर फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट द बैंक्स ऑकर इफ द अकाउंट पेयर। तो बैंक बेसिकली ये कैपिटल को मेंटेन करता है और कम से कम उतना रखना है अगर उसका कुछ फेलियर होता है। तो सही डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन इज राइट, देन गुड। इकोनॉमिक्स में जनरली डेफिनेशन आर करेक्ट। सेकेंड, इट इज डिसाइडेड बाई ईच इंडिविजुअल बैंक। अब ये कैसे हो सकता है, ये तो इलॉजिकल स्टेटमेंट है। सी आर अगर अपना अपना सब बैंक डिसाइड करने लगेगा तो कोई कम रखेगा कोई ज़्यादा रखेगा, तो इससे ये क्लियरली छट जाता है। और इसी तरह इकोनॉमिक्स में कई बार इलॉजिकल इरिलीवेंट ऑप्शंस होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा वन ओनली, इजिली। नाउ वी कम टू आधार। नाउ आधार में हमने देखा कि इसका पहले सेकंड ऑप्शन देते हैं कि आधार का क्या, प्लेटफॉर्म का ओपन एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है। तो ओपन एप्लीकेशन का मतलब होता है कि ऑनलाइन ऑथेंटिक इज पॉसिबल। कोई भी चीज़ पॉसिबल तो होती ही है, ऐसा ऑप्शन रहे कि इज पॉसिबल ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन, तो ये तो सही होगा। नाउ इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो अगर आप रूल लगाते एनी वर्ड गलत है इसलिए ये हट जाता, पर एक्चुअली में यूपीएससी ने माना कि ये दोनों सही है, 1 और 2। इसका आंसर यूपीएससी ने ये दिया है, याद रखिएगा कि इसका आंसर ये है। इसमें रूल फेल होता, आपके नंबर अगर एनी वर्ड से जाते तो कट जाता। इस यहाँ पे यूपीएससी ने ये इंटरप्रिटेशन किया होगा, वी कैन ओनली, कि एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब उस तरह के डिवाइस है जो कि एपीआई के जो इंटरफेस से एक तरह से उसके साथ फिट बैठते हैं, उसके साथ उसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। हाउएवर आई एम स्टिल अनश्योर कि इसे किस तरह से सही माना गया, लेकिन सही आंसर जो यूपीएससी ने दिया है उसे आपको हमेशा जानना चाहिए। दिस आंसर इज सी। यहाँ पे रूल भी फेल करता है, ये भी आपको बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि वेरी रिसेंटली कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, स्टारवेशन हो रहा है, एथनिक कन्फ्लिक्ट। ये यार न्यूज़ में था, इसमें कोई रूल का जरूरत नहीं है। साउथ सूडान एक पता था, और ये में ना कोई भी आपको एक पता होगा तो इसका आंसर आ जाएगा। इन्होंने आपको इसीलिए दिया था कि साउथ, ऐसा ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया कि साउथ सूडान एंड अंगोला, इन्होंने चाहा कि बच्चों को कोई भी एक पता हो। देखिए टूनिशिया पहले से था, अभी टूनिशिया नहीं है, ये पहली की बात है, टूनिशिया में होता था अभी, और वेनेजुएला में उस समय करेंसी क्राइसिस चल रहा था, तो ये अलग था। ये यहाँ पे बेसिकली बहुत सारा ये चल रहा है, एथनिक वॉर्स। नाउ हम देखते हैं उड्स डिस्पैच। उड्स डिस्पैच वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन 3 है उसमें लिख दिया है इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स। तो ऐसा वर्ड को ढूंढना चाहिए, जैसे ही ये एलिमिनेट करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। बाकी सब देखिए जेनरिक लाइन है, ग्रांटीनेड होना चाहिए, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, सही बात है। ना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में यहाँ पे दिया है कि कौन सा पार्लियामेंट कमेटी स्क्रूटनाइज करता है क्या क्या। देखिए ध्यान से, रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, बाई लॉज। अब यहाँ पे देखिए रूल्स वाला वर्ड है, बाई लॉज है और सब रूल्स है, तो दो ही ऐसा ऑप्शन है जो कि मैच करता है। एक है सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और दूसरा है रूल्स कमेटी। मैंने बोला है हमेशा आपको कि रूल्स वर्ड है और सब वर्ड है, तो आपको यही दोनों देखना है। अब देखिए यहाँ बाईलॉज की बात हो रही है, यहाँ रेगुलेशंस की बात हो रही है, रूल्स की, सब रूल्स की। तो लेजिस्लेशन हमेशा एक पोलाइटी का एक बहुत बड़ा खासियत है कि सबसे स्ट्रॉन्ग वर्ड में जाइए, जो सबसे सब चीज़ को कैप्चर करता है। ये पोलाइटी में आपको हमेशा मदद देगा। सो यहाँ पे रूल्स कमिटी, क्या क्या रूल्स, मतलब रूल्स एक सबसेट है लेजिस्लेशन का। लेजिस्लेशन एक भारी वर्ड है जो कि सबको कैप्चर करता है, रूल्स, सब रूल्स, बाईलॉज को। तो इसका आंसर बेसिकली कोऑर्डिनेशन ऑन कमिटी ऑन दिस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते थे, ये भी ज़्यादा टफ नहीं था ना। आरटीई पे आते हैं, राइट टू एजुकेशन। इसमें पहला ऑप्शन दिया था कि पर्सन को मिनिमम क्वालिफिकेशन बाय द स्टेट होगा, और दूसरा ऑप्शन दिया था कि पर्सन को टेस्ट पास करना होगा जो कि नेशनल काउंसिल कराता है। ये दोनों तो खुद में कंट्रावीन करते हैं, एक ऑप्शन सही होगा तो दूसरा गलत होगा। अब लॉजिकली सोचिए, हर स्टेट अगर अपना अपना टेस्ट कराएगा तो कहीं तो एकदम ही, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन कैसे स्टेट्स को दिया जा सकता है। राइट टू एजुकेशन इज ए नेशनल एक्ट, तो उसमें नेशनली कोई टेस्ट होना चाहिए टीचिंग का, या कुछ क्राइटेरिया डिटरमाइंड होने चाहिए। तो इसका जो भी आंसर होगा उसमें 1 नहीं होगा और 2 होगा। अब ऐसे ऑप्शंस को ढूंढिए।
इसमें दिया है 1 और 2 दोनों, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 1 तो नहीं होगा तो ये भी छट गया। अब 1 नहीं होगा और 2 आंसर होगा तो सीधे आंसर आ गया 2 ओनली। इसमें हमें 3 पढ़ना भी नहीं पड़ा, यही इसकी खासियत है। अब आप 3 अगर पढ़ते तो उसमें देखते हैं मोर देन 90% ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। अगर इसको आप स्टैटिस्टिक्स से जाते तो भी ये 3 स्टेटमेंट गलत होता, क्योंकि इस तरह से इसमें भी एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, एक बेसिकली आपको फैक्ट दिया हुआ है। इस तरह से भी आप कर सकते, एक स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, तो इस तरह से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे, या तो आप डायरेक्टली पहले दोनों से ही जा सकते थे। अब हम 67 में आते हैं। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 67 में कहता है 3 दिए हुए मैच द फॉलोइंग। अब 3 में हमारा रूल ऑफ थंब क्या कहता है, हम यहाँ देखते हैं तो हम देखते हैं 1 ओनली एक है, एक 3 ओनली है। तो हमारा बायस क्या होगा कि इसमें से कोई एक, ये दोनों में से ही सही होगा क्योंकि 50% है। मुझे पता था कि चपचर कट कहाँ का है, मिजोरम का है, ये हम लोग पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं चपचर कट मिजोरम याद रखते हैं लोग। खंजोम परवा नहीं पता था, एंड थांगता डांस भी नहीं पता था, मान लीजिए ऐसे पता था कि मणिपुर का है। तो मैं क्या मानूंगा, थांगटा मणिपुर का मुझे पता था और चपचर कट मिजोरम का है, तो मैं एग्जाम में ये सोचूंगा, रूल कहता है कि ये दोनों इन्होंने पलट दिया होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस 1 ओनली और 3 ओनली है, तो ये सिक्किम शायद होगा और ये थांगटा मणिपुर होगा। पर इस क्वेश्चन में रूल फेल्ड, ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं। इसका आंसर था बी, 1 और 2 दोनों सही था, ये भी मणिपुर का था और थांगटा भी मणिपुर का था, तो इसका आंसर बी था। ये कभी कभार होगा ऐसा आपके साथ, रूल का फेलियर हुआ। मैं अगर एग्जाम में होता तो इसमें 1 ओनली ऑप्शन मारता, क्योंकि मुझे पता था चैप्चर कट मिजोरम का है। तो यू शुड नॉट पैनिक, इट माइट हैपन, इट विल हैपन, अगेन आई एम सेइंग, बट सी द ट्रेड ऑफ। इसका आंसर है बी, कि खंजोम पर भी मणिपुर से ही, ये याद कर लीजिए, इस बार आया है, दूसरी बार काम आ जाएगा। अगले सवाल में आते हैं। एफएसएसएआई 2006 में आया, ये तो सही बात है भाई, और रिप्लेस किया पुराने एक्ट को। अब ये मत सोचिए कि इस एक्ट का डेट सही है कि नहीं, आप ये देखिए, एक जेनरिक स्टेटमेंट है कि एफएसएसएआई ने एक एक्ट को रिप्लेस किया, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। तो हाँ, एफएसएसएआई इसीलिए तो आया था कि सब चीज को एफएसएसए किस ठीक कर दे। दूसरा, ये किस हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये दिया हुआ है ना। अगेन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जब भी मिनिस्ट्री डायरेक्टर डिपार्टमेंट दिया हुआ है, इसको गलत मानिए, यही हमारा रूल कहता है। ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, आंसर 1 ओनली आ जाएगा। 2 स्टेट सॉल्यूशन इजराइल और पैलेस्टाइन में, इसका कोई रूल नहीं है, ये बहुत इजी सवाल है, इजी सवाल रहता है। एनएफएसए 2013 सबसे पहले लिखा है फैमिलीज कमिंग, पहला स्टेटमेंट में ओनली आर एलिजिबल, बीपीएल के नीचे ही एनएफएसए में, तो ऐसा थोड़ी है, कई सारे एपीएल फैमिलीज को भी दिया जाता है, तो ओनली वर्ड के कारण भी ये गलत होता है और लॉजिकली भी। तो ये दोनों स्टेटमेंट ऑलरेडी हट गया। 1 ओनली, जिसमें जिसमें 1 है, बचा 2 और 3। तो एक बार 3 को पढ़ के देखते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को 1600 कैलोरीज पर डे 6 महीने के बाद इसमें दिया जाएगा। इसमें डेटा है, अगेन याद रखिएगा, इसमें अगर सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है कि 18 साल के ऊपर की जो एल्डेस्ट वुमेन होंगी वो हेड ऑफ द फैमिली होंगी। राशन कार्ड हमेशा वुमेन को मिलता है, के नाम पे होता है, हेड ऑफ द फैमिली की पर्पस ऑफ द राशन कार्ड। तो ये एकदम फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर ऐसे सवाल हों जहाँ पे आपको एक डेटा है और दूसरा फैक्ट है, तो डेटा गलत होता है, ये हम लोग जानते हैं, मतलब ज़्यादा, और ये फैक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में आपका स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर्स है, जो कि नंबर हमेशा चेंज किया जा सकता है, नंबर को चेंज करना सबसे आसान होता है, तो ये गलत हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2। दिक्कत क्या है, हम मान भी लेते कि ये सही है, बड़ा सा स्टेटमेंट दिया है, लेकिन फिर 2 और 3 कोई ऑप्शन नहीं है। 2 तो सही ही है, अगर हम मानते 3 सही है तो वेयर इज 2 एंड 3 एज ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन, देन गो फॉर द बेस्ट फिटेड ऑप्शन, 2 इज द राइट ऑप्शन। जीआई अगेन इन न्यूज की ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जहां आपको डब्ल्यूटीओ दिखे ऑप्शन में और इस तरह का क्वेश्चन दिखे, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, अंबर बॉक्स, ये सब डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है, ठीक है। अगला आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर। अगेन डू नॉट इज ए वेरी बड़ा वर्ड, स्टेट गवर्नमेंट नन कोल माइंस कर ही नहीं सकता, इतने सारे माइंस होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो 1 हट गया, 1 जैसे ही हटा आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, 2 ओनली एंड 3 ओनली। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड के पास कोई गोल्ड माइंस नहीं है, हमें कैसे पता इतना। डू नॉट वर्ड हमेशा गलत होता है, याद रखिएगा, कैन नॉट, डू नॉट, ये सब। और तीसरा एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, राजस्थान है आयरन ओर माइंस, तो भाई ये सही है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 72 का आंसर हो जाएगा डी, 3 ओनली। डू नॉट वर्ड आते ही आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए कि ये तो बहुत बड़ा बात कर रहे हैं, जो हमें वैलिडेट करना बहुत मुश्किल है।
73 भीम ऐप अलाउज द ट्रांसफर टू एनीवन विथ यूपीआई, तो ये तो सही है भाई, भीम ऐप से आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एकदम फैक्चुअली सही है, डिफाइन किया है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है। चिप पिन डेबिट कार्ड के पास 4 ऑथेंटिकेशन है, भीम के पास 2। इसके 2 ऑप्शन है गलती करने के लिए। पहला सोचिए कि भीम तो ऑथेंटिकेट करने के लिए एक और स्ट्रॉन्गर सिस्टम बनाया गया पहला, तो इसमें तो ज़्यादा ऑथेंटिकेशन होना चाहिए चिप से। दूसरा कि दोनों डेटा दिया है 4 2, ये सब समझ लीजिए कि इन्होंने पलट दिया होगा डेटा। मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ, इसलिए डेटा के साथ कॉन्शियस रहिए। तो दूसरा गलत है, इसका पहला सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब लॉन्गिट्यूड में कौन सा दिल्ली के बगल में, इसका कोई ऐसा विकल्प नहीं है, पुणे एलिमिनेट हो जाता, ये तो हो ही जाता। बाकी तीनों में आप अगर जितना बार एयरपोर्ट पे बैठे होंगे, कभी देखे होंगे मैप को, तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर है, इसे याद रखना है। ऐसा आजकल क्वेश्चन आने लगा है मैप रिलेटेड, तो एक बार इंडिया के मैप को जरूर देख लीजिए। और हैदराबाद थोड़ा सा दूर था, बेंगलोर बिल्कुल ही उसके नीचे ऐसे आता है, नागपुर थोड़ा सा इधर आता है क्योंकि नागपुर सेंट्रल इंडिया में एकदम एग्जिस्ट करता है, दिल्ली थोड़ा सा नॉर्थ और वेस्टर्न साइड पे है, और यहाँ पे बेंगलोर भी थोड़ा वेस्टर्न साइड पे है। तो अगर आप इस तरह से मैप को थोड़ा सा भी विजुलाइज कर लेते तो आप ये आंसर क्वेश्चन सही बनाने में सक्सेसफुल होते। यहाँ पे कहीं नागपुर है, हैदराबाद कहीं यहाँ हो जाएगा, पुणे तो बिल्कुल ही लेफ्ट में हो जाएगा, तो दिल्ली एंड बेंगलोर विल बी डायरेक्टली है। नाउ यार ILO किससे रिलेटेड है, चाइल्ड लेबर से, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, लेबर रिलेटेड है, लेबर वर्ड है, लेबर यहाँ पे भी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चंस विल बी देयर। 138 182 चाइल्ड लेबर, ये भी न्यूज़ में था। देखिए फर्स्ट डेमोक्रेटिक वाज फॉर्म बाय दिस, अब ये भी कोई रूल से नहीं बनेगा, ये भी है कि आपको डेट्स जानने होंगे। मुझे कौन से डेट्स आते थे जब मैंने ये सवाल देखा था पहली बार, मुझे ये पता था कि SBI 1955 में बना था और गोवा 1960 के आसपास में हुआ था, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे ये नहीं पता था कि पहला डेमोक्रेटिक कब बना और एयर इंडिया कब नेशनलाइज हुआ। तो मैं कम से कम ये तो करूँगा ना कि इस स्टेटमेंट में जो भी सही होगा पहले 2 आएगा, उसके बाद ही 4 आएगा, ये तो मैं मानूंगा। तो देखिए यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक ये है और एक ये है, कम से कम इन 2 तक तो मैं पहुंचूंगा, बी और डी तक। बाकी मैं पहुंच पाऊँ या ना पहुंच पाऊँ, मैं उसके प्रेसिडेंस को सेट कर लूंगा, क्रोनोलॉजी को। तो इसमें से कोई एक एलिमिनेट करने से आंसर आता है, इसका सही आंसर बी था। ये आप यहाँ तक पहुंच सकते थे अगर आप कोई एक जानते तो। और SBI का नाम होना बहुत ही एक फेमस डेट है, मतलब बहुत ही फेमस ईयर है, जैसे RBI का बनना, ये सब फेमस ईयर्स हैं जो जानना है। राइट टू प्रिवेसी, राइट टू लाइफ, हर साल ये आता है आर्टिकल 21 से एक रिलेटेड सवाल। जैसे ही आपको राइट टू लाइफ दिखा, आर्टिकल 21 दिखा, ज़्यादा इसमें दिमाग ना लगाते हुए आंसर लेते आइए। अब देखिए यार, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स भी एक ऐसा टर्म है जो MSP को अनाउंस करता है। ये 2015 में एक सवाल आया था। अब ये बता रहा है यहाँ पे आपको कि ऐसा सवाल फिर से पूछ सकता है UPSC। इसमें बता रहा है किस पे अनाउंस करता है, पहले ये पूछा जाता था, अब ये पूछा जाता है। जैसे बास्केट वाला पूछा जाता था कि 8 कोर बास्केट में कौन कौन सा होता है, उसका क्या परसेंटेज होता है। तो सबसे पहले याद रखिए वैसा ही चीज़ पे अनाउंस करेगा जो यहाँ इंडिया में बहुत होता है। और कॉफ़ी हमेशा एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, इंडिया में कॉफ़ी एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा ये सब एलिमिनेट हो जाता है। चाहे वो मतलब न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड वाले में भी इस बार वही कॉन्सेप्ट था कॉफ़ी का, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट था कॉफ़ी का। तो अगर आप कॉफ़ी देखिएगा तो कॉफ़ी जैसे ही आप एलिमिनेट करते हैं 3, ये हट गया, कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। फिर आप पढ़ के समझ सकते हैं कि और क्या क्या है जिस पे नहीं अनाउंस करता है। टर्मरिक पे भी नहीं अनाउंस करता है, आर्किया नट सुपारी पे भी नहीं अनाउंस करता है। कुछ लोगों ने इससे भी निकाला था, ये भी सही है, अरेका नट सुपारी पे भी नहीं करता है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, फिर भी आंसर वही आएगा। तरीका कोई भी हो सकता है, आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये भी इजी लगा था लोगों को ना। पखुई जिनको पता है उनको पता होगा अरुणाचल प्रदेश, और जिनको नहीं पता है, हमारा रूल भी कहता है कि जब भी नॉर्थ ईस्ट का सवाल हो और अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में, गो फॉर अरुणाचल प्रदेश, especially for wildlife sanctuary and these tiger reserves, these things. Arunachal Pradesh is one of the answers in many of the papers like Andaman and Nicobar, Western Ghats, WTO, UNFCCC, ये सब आंसर्स जनरल आंसर्स होते हैं पेपर के। नाउ देखिए PSLV और GSLV भी बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट डेफिनेशन है, डेफिनेशन शुड ऑलवेज बी रेड विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। PSLV लॉन्च सैटेलाइट फॉर अर्थ रिसोर्स मैपिंग, वेल GSLV आर मेंटेन टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अच्छे से पढ़ लीजिए PSLV GSLV को, हर साल घूम घाम के आता ही है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है भाई, इसी के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए 1 कहाँ कहाँ है, तो 2 स्टेटमेंट आपके पहले ही एलिमिनेट हो गए, 1 है, 1 and 2 है। अब आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये 4 स्टेज व्हीकल है, ये है, क्योंकि अब वो आंसर में आएगा ही नहीं। तो 4 स्टेज वाला ऐसे भी देखिए कि इसमें डेटा दिया हुआ था, और जब भी सैटेलाइट वाले में डेटा रहता है वो गलत ही होता है हमेशा, तो ये गलत ही होगा।
अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सैटेलाइट लॉन्च इन PSLV अपीयर टू बी परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन एंड एज व्यूड फ्रॉम ये, तो ये तो GSLV का ही है, तभी तो वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं GSLV। तो इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन में आपको डिस्क्रिप्शन में बदल दिया, इसलिए GSLV PSLV आना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओनली, ये हमने लिखा भी है, ये भी ठीक सवाल था। अगर आप पढ़ रहे हैं, सिंसियर और सीरियस एस्पिरेंट है, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस इन द एग्जामिनेशन। नो, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में कैपिटल इन्फ्यूजन हैज बीन स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, गलत, कोई भी चीज़ स्टेडली नहीं होता है, कभी ज़्यादा हुआ होगा कभी कम हुआ होगा। टू पुट द पब्लिक सेक्टर इन ऑर्डर मर्जर ऑफ SBI हैपेंड, बिल्कुल सही, इसलिए तो मर्जर किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये सही है, ये गलत है, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। तो हमने जो अभी सवाल देखे, द रिसेंट क्वेश्चंस विच वी डिस्कस, नन ऑफ देम आर डिफिकल्ट and I think all of them can be solved if you start solving the old papers and start gaining confidence. This process has to be repeated at your end again and again, and the more you solve the papers, especially previous year UPSC questions, and if you are done with the UPSC questions, start with engineering seva ka, start with CDS, start with other examinations conducted by UPSC, and see the question paper of how UPSC said, what kind of questions the examiner are thinking about in this year. Also, the choice of mock tests can be very individual. You can go for any of the mock test, and whenever you solve any mock test, always remember that your idea should be to apply the knowledge as well as the rules, and not to solve in one or two papers. Try to solve in 5-10 papers and see how exactly what are the comfort zones. What do your SWOT analysis कि मैं एग्जाम में कितना बनाऊंगी तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे कहाँ कहाँ रेगुलर मिस्टेक्स होते हैं। ट्राई टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, strengthen your strength and weaken your weakness. With this we'll conclude this video, and in the next video we'll try to wrap the 2018 paper, and after that we'll try to have one paper for CSAT 2019, and we'll also discuss 2017 paper, the paper which I actually gave. और द रीज़न कि मैं CSAT पेपर जनरली नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे CSAT पेपर में रूल्स और हैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई गेट अबाउट 170-180 ईजिली बिकॉज आई नो द, तो उसमें मुझे रूल्स बनाना विल बी डिफिकल्ट फॉर मी, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक रूल्स फॉर पीपल हु एक्चुअली फाइंड इट डिफिकल्ट। नाउ इट इज़ द पेपर एंड स्पेशली द कंप्रीहेंशन पार्ट हैज़ बिकम वेरी ट्रिकी, वो पढ़ना बहुत मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे, और हमारे भी मार्क्स धीरे धीरे 170s के रेंज में आ गए थे। अर्लियर आई यूज्ड टू गेट 180-185, सो we'll see maths, we'll see कि how to actually score those, at least solve those questions जिससे हमारा ये गोल्डन नंबर पार हो जाए 66-67, और उसके बाद हम फिर किसी भी तरह 100+ टाइप्स के एक सेफ जोन की तरफ बढ़े हैं, 90-100 तरफ एटलीस्ट। ठीक है, if there are nothing more then we'll stop this video, and thank you so much for watching. Always enjoy your reading, जो भी आप पढ़ रहे हैं, don't think कि 50 days are only remaining, think कि 50 दिन आपको मिले हैं, think कि आपको इस बार एक्स्ट्रा डेज मिले हैं due to COVID crisis. Be healthy, be safe at your places, and never try to panic. Your health will be the most important thing that will matter in the examination, because if you will keep a healthy mind every day for the next 50 days, and then again for the mains, and then also for the interviews, you will definitely have higher chances of succeeding. Thank you so much.